तो जीएस पेपर 1 मेंस में ज्योग्राफी वाले पोर्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वाले वीडियो को आप दो कारणों से देखना चाहिए आपको। पहला कारण तो ये कि जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो मैं यहाँ पर बहुत से ऐसे आइडियलिस्टिक आपको सॉल्यूशन नहीं देने वाला हूँ। उस मोमेंट पे, उस रूम के अंदर जब एकदम से पेपर आएगा, एकदम से जो क्वेश्चन देखोगे, उस मोमेंट पे आप क्या क्या चीजें सोच सकते हैं बेस्ड ऑन द अवर नॉलेज, तो उन चीजों को हम कैसे अप्लाई करें, तो वो वैसे आंसर्स में दिखाने वाला हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर हम वो चीज भी डिस्कस करने वाले हैं जिसमें स्पेशली उन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि जब आंसर हम लिख रहे हैं हमारे जीएस के हिसाब से सारी चीजें, लेकिन कई बार न्यूज़पेपर से कौन सी चीजें हमारे लिए डे टू डे काम की हैं जो इस तरह के आंसर्स में यूज हो सकती हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई फ्यूजीवारा इफेक्ट क्या है। तो पहले तो आपका जो आंसर बनेगा, आंसर स्टार्ट होगा ना, तो पता लग गया मुझे कि इंट्रो में फ्यूजीवारा इफेक्ट के बारे में बता करना है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को पता ही नहीं, अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा हो तो फिर आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट भी मिल जाएगा कि यार ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित है ना, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित है। तो उसके बारे में हमें पता है कि जैसे मान लो इट इज एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और जनरली जब हम देखते हैं कि दो चक्रवात आपस में एक तरह से जब मिलने की प्रयास करने लग जाते हैं या आपस में मिलकर ये मर्ज हो जाते हैं, तो मर्ज होते समय या तो ये डिसअपियर्ड भी हो सकते हैं, इंटेंस भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें हो जाती हैं। तो इसका लाइन डायग्राम भी अगर आपको बनाना रहा तो दो साइक्लोन्स आप बना रहे हैं और फिर किस तरह से जो है वो मर्जिंग इफेक्ट में आ रहे हैं, ये चीज आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, अच्छा, या अगर बहुत अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो रिसेंट जो हिनामोर और ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो थे गार्डो, इनके मर्जिंग से आप कह सकते हो कि एक तरह से ये जो चक्रवात था या फ्यूजीवारा जो इफेक्ट था वो डेवलप हुआ था। तो कोई बच्चा हो सकता है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल से भी शुरू कर सकता है, और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से एसोसिएटेड है, इतना अपने को पता होना चाहिए। लेकिन मेन बॉडी जो रहेगी ना, वो उसमें ये है कि वो इंपैक्ट पूछ रहा है स्पेशली मूवमेंट पर और उसकी इंटेंसिटी, कि मतलब एक्चुअल में जब ये मर्ज होने की स्थिति में आते हैं तो उनके मूवमेंट पर, उनके एक तरह से संचलन पर और उसकी इंटेंसिटी पर, तीव्रता पर क्या प्रभाव होता है। तो मतलब जब आपका आंसर होगा तो दो अलग अलग सिचुएशंस आपकी दिखनी चाहिए। जैसे पहली सिचुएशंस देखेंगे, अच्छा ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, उससे आपको एसोसिएटेड पीवाईक्यूज भी समझ में आ जाएंगे कि पहले कौन कौन से और आंसर्स आ चुके हैं, है ना, मतलब पहले कौन कौन से और क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग देखोगे तो ऑलरेडी पहले आ रखे थे, तो हर क्वेश्चन के साथ वो चीज अलाइंड है ना। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई फ्यूजीवारा इफेक्ट में क्या है, तो हम सिर्फ जो लिख सकते हैं वही मैंने आपको बताया, खूब सजावट करके जबरदस्ती नहीं है, उतना तो हम लिख ही नहीं पाते कभी। तो इंटरेक्शन बिटवीन टू नियर बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन, सीधी सी बात है, इंटरेक्शन हो जाएगा दो पास के चक्रवातों का, ठीक है। और इस तरह से सर्कुलेशन डेवलप होगा कि अराउंड अ कॉमन वर्चुअल सेंटर, ठीक है, मॉडिफाइंग देयर नॉर्मल मूवमेंट, कि कुछ भी जो मूवमेंट हो रहा है, जब दो चीजें आपस में मिलेंगी तो कुछ ना कुछ तो बदलाव हो ही जाएगा सर, तो उसको लेकर हमें लिख रहे हैं, एग्जाम्पल वगैरह लिखा हमने। अब देखो इंपैक्ट ऑन मूवमेंट, तो मैं ये चाह रहा था कि मेन बॉडी में ये हेडिंग आपके ना प्रॉपर विजिबल होनी चाहिए। अब जब ये टकराते हैं ना बेटा, तो इनका रास्ते में परिवर्तन आ सकता है, यस सर, ट्रैक डेविएशन हो सकता है, ठीक है, उनकी स्पीड, उनकी दिशा, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, ये जाके किस कोस्टल एरिया में जाके टकराए इनका कोई भरोसा नहीं, इंतजार आप तमिलनाडु में कर रहे थे, यहां चले गए, तो लैंड फॉर अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है। तो अगर हमें कुछ नहीं भी पता है तो हम इस तरह से सोच सकते हैं कि जब कोई डिस्टरबेंस आएगा तो चक्रवात में किस तरह के डिस्टरबेंस आ सकते हैं, उसकी दिशा में, ट्रैकिंग करने में, उसके बाद में उसके लैंडफॉल में कि जा कहां रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो एक दो पॉइंट आपने इसके लिख दिए। इसके बाद में इंपैक्ट ऑन इंटेंसिटी के बारे में बात कर ली कि भाई साहब तीव्रता में क्या होगा, तो तीव्रता कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आपको देखने को इसमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में, अच्छा आप सोचो कि इसमें तो बहुत अच्छा लिख सकता हूं, डिटेल लिख सकता हूं, द रियलिटी 7 से 8 मिनट में तुम कितना लिखोगे बेटा, तो जितना लिख पाओ बस वही अपने को समझ के आगे बढ़ना है ना, दैट्स इट। बाकी ये पीडीएफ डिटेल में दूंगा, तो एज इट इज आप हिंदी में भी देख सकते हो कि भैया गति पर प्रभाव, मार्ग में विचलन, दिशा एवं गति, लैंडफॉल एवं की जो अनिश्चितता बढ़ेगी, ऐसे तीव्रता पर भी प्रभाव होगा, तेज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एक तरह से पूर्ण रूप से तीव्रता में परिवर्तन भी आ सकता है, कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम, बेसिस ऑन कि भाई उसको कहां पर वाटर बॉडी किस तरह से मिल रही है, री इंटेंसिफाई भी हो सकता है, तो इस तरह से, ठीक है। बहुत बड़ा लोड नहीं लेना है कंक्लूजन का इसमें कि भैया जो है, बट हमें ये जरूर पता है कि इस तरह के चक्रवात के जो इफेक्ट हैं वो हमें कई बार साइक्लोन्स के बिहेवियर वगैरह को जो है दिखा रहे होते हैं कि लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशंस जो हैं वो कई बार आसपास के सिस्टम्स पर भी निर्भर करते हैं, रास्ते में आने वाली जो चेंजेस हैं उन पर भी निर्भर करते हैं, तो ये सारी चीजें भी हम ऐड करके बता सकते हैं। बाय द वे, इस तरह के डिटेल्ड डिस्कशंस या इस तरह के थॉट प्रोसेस के लिए आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं।
पूरी यूपीएससी की तैयारी, आपकी प्रीलिम्स मेन सब कुछ कवर हो जाएगी। और ये 24 अगस्त तक के लिए आपके लिए ऑफर अवेलेबल है। 19,999 में SGYT10 डिस्काउंट कोड का आपको इस्तेमाल करना है। सारी तैयारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आपके मेंस आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, PYQs, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ये प्राइस पॉइंट है, इनको और आराम से आप लोग देख सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि भाई टुंड्रा रीजन्स आर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल बट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। आप समझने वाली बात है, देखो क्या कहना चाह रहा है वो। पोलर एरिया में चले गए आप, हमें मालूम है कि ये इतना ज्यादा ठंडा एरिया है बेटा, ठीक है, हमको सबको पता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि ये क्षेत्र वैसे ही जो है पिघलने में लगा हुआ है। और अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हैं। एक तो क्या, बर्फ का कलर क्या, व्हाइट कलर है। सफेद रंग क्या करता है कि सन की लाइट को आने से ज्यादा मतलब वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, एल्बिडो इफेक्ट। बट ये ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में जैसे जैसे बर्फ पिघल रहा है वैसे वैसे ये एल्बिडो इफेक्ट भी कम हो रहा है, क्योंकि व्हाइट कलर कम होता जाएगा तो और ज्यादा एम्प्लीफिकेशन हो रहा है इस चीज का, मतलब और इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो वो यहां पर ये कह रहा है कि आपको इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मतलब है भी, मतलब कमजोर फ्रेजाइल भी है बहुत ज्यादा, ध्यान भी रखना है हमें उसका, और फिर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी है, मतलब पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी। और अब वो कह रहा है कि इसको आप एग्जामिन करो क्रिटिकली, मतलब आपको यहाँ उदाहरण भी थोड़े से देने पड़ सकते हैं। तो भाई किसके बारे में बात कर रहा है वो, आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इससे रिलेटेड कुछ पहले ऑलरेडी PYQs आ चुके हैं कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस वहां का क्या है, इस तरह से। ये PDF जब आपको मिलेगा नीचे टेलीग्राम पे तो आपको ज्यादा दिक्कत होनी नहीं। तो पहले टुंड्रा के बारे में थोड़ा सा आपने बता दिया। हमें मालूम है कि ट्रीलेस बायोम होता है ना। उसके बाद में जहां पर परमाफ्रॉस्ट हमें दिखाई दे रहा होता है, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है, लो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, ज्यादा कुछ होता नहीं है उसमें वहां पे, लेकिन इट इज एनवायरमेंटली फ्रेजाइल बट रिच इन वैल्यूएबल रिसोर्सेस। हमें मालूम है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा खूब पेड़ पौधे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बट कुछ भी स्पीशीज रह रही तो उनके नजरिए से तो भी ठीक है वो, मतलब ये चीज भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। अब बात कर रहा है कि इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी कैसी है, तो अपने को पता है कि वहां पर रेजिलियंस वहां पर उतना ज्यादा बेहतर नहीं है। इट मींस दैट कि एडेप्टेशन उतना बेहतर स्ट्रांग नहीं है। न्यूट्रिएंट साइकिल जो होती है एनवायरमेंट में हम पढ़ते हैं वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है। जो पोषक तत्व या पोषक स्तर या फूड चेन्स हमारे यहाँ अवेलेबल रहती हैं उतनी वहां आपको देखने को नहीं मिलेंगी, है ना। फिर ऐसे कार्बन स्टोर भी है कि कार्बन स्टोर्स वगैरह में भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको कंपैरेटिवली इतने सालों से जो बर्फ का जो क्षेत्र है वहां पर थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जा रहा है। कुछ चेंजेस भी हमें वहां पर दिखाई देते हैं कि आर्कटिक टुंड्रा वाला जो एरिया था वो कंपैरेटिवली जो है, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र जो है पिघलने की स्थिति में आ गया है। मतलब जो कभी स्नो वाले पैटर्न पे था वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली उसमें भी एक मेजर चेंज देखने को मिलता हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली चीज तो कि फ्रेजिलिटी से आपको वहां पर एक जो चेंज है, वहां का जो बिहेवियर है, जो भी अपने को समझ में आता है उसके बारे में अपने को सबसे पहले चीज तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अगर हम लोग इसमें देखें तो सबसे पहली चीज कि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और फिर उसका क्रिटिकली एग्जामिनेशन। अब एक तरफ तो हमें मालूम है कि वैसे ही कमजोर क्षेत्र है, फ्रेजाइल एरिया है, लेकिन वहां पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी क्यों काम के होंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये बर्फ पिघलती जा रही है हमें मालूम है कि वहां पर लगभग जैसे स्टडी अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो 13% ऑफ द वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड हाइड्रोकार्बन्स या अनडिस्कवर्ड ऑयल जो हम कह सकते हैं, और नेचुरल गैस 30% के आसपास है। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई वहां पर डेटा, मतलब डेटा से भी हम प्रूव कर सकते हैं। डेटा नहीं भी पता है तो मोस्ट ऑफ द लिख के, मैक्सिमम लिख के, बोल के आप बता सकते हो कि हाइड्रोकार्बन्स या जो भी एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। फिर इसके साथ साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर लोगों ने वहां पे शिपिंग रूट तैयार कर दिए। जैसे रशिया का अपना जो है नदन सी रूट्स हो गया, ठीक है, चाइना रशिया के जो अपने पोलर सिल्क रूट डेवलप होने लगे। फिर क्रिटिकल मिनरल्स की अपनी दौड़ है, तो क्रिटिकल मिनरल वाला जो है अपना एंगल इसमें अपने को बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर जैसे जैसे एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी उतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है बढ़ती जाएगी, माइनिंग का प्रेशर आएगा, हैबिटेट फिर डिस्टर्बेंस आएगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, और फिर वहां की जो है लाइवलीहुड जो है वहां जो रह रहे हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो जब ये क्रिटिकली एग्जामिनेशन की जब बात आती है तो आपको ये वाले एस्पेक्ट पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ये वो एस्पेक्ट है जो दोनों को कंबाइन करके बताना चाह रहा है कि देखो तुम वहां के चीजों को यूज तो करोगे लेकिन धीरे धीरे चीजें गड़बड़ भी होना चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज को जो है आप लोग आराम से और डिस्कस कर सकते हो। इसलिए हमें लगता है कि टुंड्रा जो है काफी हाई वैल्यूएबल रीजन है बट फ्रेजाइल लैंडस्केप वेयर इकोनॉमिक यूज मस्ट रिमेन विद इन इट्स लिमिटेड इकोलॉजिकल कैपेसिटी। सही बात है कि मतलब जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूज करो बट इतना भी नहीं कि फिर जो है समस्याएं और ज्यादा जो है बढ़ जाए। तो अब हम लोग आते हैं
अगले सवाल पर। अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ एओलियन प्रोसेसेस, है ना। मतलब सीधी सी बात यह कह रहा है कि जो वायु से होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उससे भूमि जो है, जो लैंड है, वो मरुस्थलीकरण या भूमि अवनयन की तरफ कैसे जा रहा है, मतलब कि लैंड डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है हवाओं की प्रोसेस से, हवाओं की क्रिया से। तो हमें मालूम है कि जब हम डेजर्ट्स में जाते हैं, है ना, तो डेजर्ट में हमें मालूम है कि जब विंड चलती है बेटा, तो विंड चलती है तो डिफ्लेशन की प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे होते हैं, है ना। डिफ्लेशन मतलब क्या, जब पूरा जितने भी सेडिमेंट्स वगैरह जब उड़ के चले जाएं, ऊपर की टॉप सॉइल जब उड़ के चली जाती है। अब देखो ऊपर की मिट्टी अगर उड़ के जा रही है, मिनरल्स हट के जा रहे हैं, उसमें कई बार इंसानों का यहाँ कोई रोल नहीं है। हाँ, इंसानों ने हो सकता है इसका रेट बढ़ा सकता है, बट एक प्राइमरी एक्शन हमेशा, इरोजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचुरल पार्ट, है ना, मतलब नेचुरल प्रोसेस में। फिर कई बार एब्रेजन वर्ड हम पढ़ रहे होते हैं। ये एब्रेजन में मतलब क्या होता है कि जब हवा चल रही होती है तो उसमें बहुत सारी सैंड्स होती हैं, तो वो सैंड भी क्या करती है, किसी भी लैंडफॉर्म से टकरा टकरा के उसको पूरा घीस के ले जाती है, मतलब पूरे मिनरल सेडिमेंट सब कुछ वहां से उस जगह से बिल्कुल हटती हुई जाएगी, और हो सकता है कि वहां की वनस्पति वेजिटेशन उसको भी डैमेज करते हुए चले जाए। ठीक है, उसको भी, जैसे अपघर्षण हिंदी में कह सकते हो और अपक्षरण कह सकते हो जिसको आप, है ना। तो आपको यह सोचना इस आंसर को लिखते हो कि क्या ऐसी चीज है जिससे वहां पे वनस्पति पर प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा सोचो आप। है, सैंड चली गई पूरी, सैंड इंक्रोचमेंट हो गया। ठीक है, डस्ट स्टॉर्म्स जब आते हैं तो पूरा लैंड फॉर्म जो है वहां पर, तो हवा के एक्शन से वहां की जमीन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस तरह से अब जब आप सोचोगे तो आपका आंसर सही दिशा की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको लगता है कि इसमें मुझे कोई डेटा सेट देना है सर, तो इसरो का डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस जो है वो ये चीज आइडेंटिफाई भी कर लेता है। मतलब अगर आप देखोगे तो इसमें आप कह सकते हो कि स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्जांपल कि जो विंड इरोजन है, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट लैंड डिग्रेडेशन प्रोसेस इन इंडिया अफेक्टिंग 5.55% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग। अब देखो मुझे पता है कि अगर हम एग्जाम में बैठे तो ये डेटा याद नहीं आएगा, लेकिन इस तरह के डेटा अगर न्यूज़पेपर में है तो आने वाले लर्नर्स के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बेटा आप लोग ध्यान रखें ये कब कहां पर किस तरह से काम आ जाए, ताकि अपने आंसर को और थोड़ा सा प्रूफ मिल जाए। तो विंड का जो मेन एक्शन है वो तो अपन ने बता ही दिया, लेकिन अगर थोड़ा सा हम एडअप करते हैं ह्यूमन इंटेंसिफिकेशन से भी, तो इसका रेट हम कहीं ना कहीं बढ़ा लेते हैं। तो इस चीज को आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक डेजर्टिफिकेशन साइकिल चल रहा है, वेजिटेशन लॉस होगा, मिट्टी खाली पड़ेगी, हवा जो है फिर काम करेगी, ऊपर की मिट्टी और ले जाएगी, और फिर फर्दर वेजिटेशन लॉस होता चला जाएगा, और ओवरऑल पूरा डेजर्टिफिकेशन जो है बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से जो है। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है भाई कि वाटर रिसोर्सेज आर बोथ एन एसेट एंड द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जांपल्स। अब देखो वो कह रहा है कि एग्जांपल दे दो भैया इसके थोड़े से जो है, और स्पेशली किस चीज के एग्जाम्पल तो देने ही पड़ेंगे, अच्छी बात है। वाटर रिसोर्स जो है बोथ आर एसेट एंड सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हर किसी को पानी चाहिए लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट भी है। कुछ मत करो, इंडिया के पड़ोस को इमेजिन कर लो आप, आए दिन ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड डिस्प्यूट, ठीक है, सिंधु नदी से संबंधित सारे डिस्प्यूट्स आपको दिखते हैं, ठीक है, रिलेटेड विद द नेबरिंग कंट्रीज, सबके अपने आप में एसेट भी हो गए, और उसी चीज को आप, तो आप एग्जाम्पल आपको यहां पर देने पड़ेंगे। तो जब आप आंसर लिख रहे होंगे, तो जो प्रॉपर जब आप आंसर लिख रहे होते हो तो पहले तो जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में बातें करनी पड़ेंगी अपने को। तो मैंने इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो तुम्हें ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली हम बता सकते हैं कि लगभग साउथ ईस्ट एशिया के जो क्षेत्र हैं, साउथ एशिया के जो क्षेत्र हैं, लगभग 1/4 अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको जनसंख्या दिखाई देगी, लेकिन पानी जो है उनके पास उतना है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में वर्ल्ड बैंक भी एस्टिमेट कर रहा है कि इतने करीब लोग ऐसे हैं साउथ एशिया के रीजन में जो वाटर स्कैरसिटी को अक्सर जो है उससे जूझने वाले हैं, उससे परेशानी में कहीं ना कहीं आएंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आप यूज कर सकते हो। अब वाटर एज एसेट क्यों, भाई मुझे पता है एग्रीकल्चर में यूज होना है, इंडिया का एग्जांपल आपने ले लिया गंगा वगैरह का, ठीक है। एनर्जी डेवलपमेंट में हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं हिमालयन रिवर को लगाकर, और साथ में फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह को लेके, स्पेशली फिर हमारे जो नेपाल भूटान के साथ रिलेशंस हैं वो सब चीज़ों के बारे में भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर लाइवलीहुड इकोसिस्टम, रीजनल कोऑपरेशन, मतलब थोड़ा एक एसेट की तरह, मतलब वाटर एज अ रिसोर्स को समझकर आप इसको कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से आपसे आंसर पहला वाला पार्ट बन जाएगा। अब कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो जाता है, तो भाई सीधी सी बात है,
कई बार आप देखते हो कि नदियां किसी देश एक से चालू नहीं हो रही, ऊपर से कहीं से चालू होती हैं और फिर दूसरे देशों से गुजर रही है। तो एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला एक टेंशन अलग रहता है कि ऊपर से नदियां आ रही हैं निचले देशों में, फिर वाटर शेयरिंग के अपने डिस्प्यूट्स हैं, कौन कितना रखेगा, फिर डिपेंडेंसी भी जो है कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है, फिर बीच में क्लाइमेट चेंज भी आ गया, फिर स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस अपने अलग हैं उसमें। जैसे किशन गंगा और रतले जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर आप एग्जांपल दे सकते हो, तीस्ता का डिस्प्यूट जो है उसके बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है। बांग्लादेश के आसपास अगर आप देखोगे तो सरफेस वाटर आप नॉर्मली देखोगे तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा पानी कहीं ना कहीं उसके पास ही एट द एंड पहुंच रहा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, चाइना और इंडिया के बीच में अगर हम लोग देखें यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र का जो इम्पैक्ट है उसके बीच में कहीं ना कहीं ये इश्यूज बने रहते हैं, डैम वगैरह जो लोग बना रहे होते हैं। तो ये 4-5 चीजों में आप एग्जाम्पल जरूर ऐड कर दें, एटलीस्ट 2 या 3 एग्जाम्पल आपको करने पड़ेंगे ऐड, ठीक है। तो ये चीज अपने को जो है थोड़ी सी ध्यान रखना है। कंक्लूजन भी आपको इसी तरह से आंसर लिखना पड़ेगा कि भाई रीजनल कोऑपरेशन और कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी की बात करनी पड़ेगी आपको, मतलब बेसिक आपको एक बैलेंस उसमें अप्रोच में आंसर की तरफ इसको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। देखो ये अक्सर आप लोग कहां पढ़ते हो, लू, चिनूक, फॉन, ये हवाएं विद रिस्पेक्ट टू देयर रीजन्स ऑफ प्रेवेलेंस एंड देयर नेचर, एंड 3 चीजें पूछ रहा है, कहां पर है, ठीक है, उसका स्वभाव क्या है और क्लाइमेटिक इंपैक्ट्स क्या है। तो ये प्रीलिम्स में हम इनकी बेसिक जो जानकारी है उसी को अगर आपने लिखना सीख लिया तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से आपको दिक्कत होनी चाहिए। तो सब इस तरह के ऑलरेडी क्वेश्चंस आ रखे हैं विंड के नाम पे उन्होंने। तो लू, चिनूक, फॉन हमें मालूम है सब अपने आप में वार्म लोकल विंड्स हैं, ये बेसिक हमने इंट्रो दे दिया, ठीक है। कहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग हीटिंग से जो है लू डेवलप होती है, और बाकी जो माउंटेन रीजन्स में चिनूक, फॉन जो है हम लोग ये तब डेवलप होती है जब माउंटेन के स्लोप से नीचे आती है। तो भाई इसमें बनेगा डायग्राम प्रॉपरली, है ना। अब अपन आते हैं आगे। अब जैसे ही अपन आएंगे तो सबसे पहले लू के बारे में लिखेंगे। अब चूंकि हमें आंसर क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है तो हमें ना तीनों चीजें जो है प्रॉपर अच्छे से पता होनी चाहिए और तीनों का एक्सप्लेन करना है अपने को कि लू का जो है ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पीडीएफ हिंदी में एज इट इज में दे दूंगा, तो चिंता नहीं करना। तो रीजन और नेचर, तो भाई पता अपने को गर्म है कहाँ पर है, भारत के नॉर्मली नॉर्थ इंडिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हम लोग देखते हैं किस महीने में जो चल रहा है ये चीज हम बता सकते हैं। फिर क्लाइमेटिक इंपैक्ट हमको मालूम है, प्री मानसून हीट जो है उससे और आसपास के क्षेत्रों से वाष्पीकरण, लोकल स्ट्रॉम्स वगैरह भी ये लेकर आ जाती है। और एग्रीकल्चर में हम कह सकते हैं कि पानी की जो डिमांड जो है बढ़ जाती है, वाटर स्ट्रेस बढ़ जाता है, वाटर की डिमांड बढ़ा देती है। तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग इस तरह का मतलब इंट्रो मतलब लू के बारे में बता सकते हैं। सेम फॉर द चिनूक, बट चिनूक में हमें याद रखना होगा कि इसमें 2-3 कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं। क्या कि जब नॉर्मली विंड एक तरफ तो बारिश कर देगी लेकिन जब दूसरी तरफ आती है तो एक कंप्रेस्ड होती है, एडियाबैटिक कंप्रेशन वाली बात जो हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, है ना। नीचे जब भी हवा आती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यही फिर स्नो क्या कर देती है, मेल्ट कर देती है। तो वार्म विंड कैसे बन रही है उसकी प्रोसेस आप यहां पर जरूर लिख दें। यहां तो टेम्परेचर चेंज या टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हम बता रहे थे, तो यहां पर भी हमें उस रीजन के साथ हमें जो है चीजें बतानी पड़ेगी। फिर स्नो हीटर बता दिया, स्नो का मेल्टिंग वाला पॉइंट अपन जो हमेशा पढ़ते हैं वो बता दी। ऐसे ही फॉन का आपको बस बताना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पर्वत जो हो जाएंगे वो रॉकीज की जगह एल्प्स हो जाएंगे, है ना। क्लाइमेट इंपैक्ट जो है अपन को पता ही है। और उसके बाद में अपने आप में जब कई बार क्या होता है किसी जगह का स्नो मेल्ट होता है तो एक लैंड मास सामने दिखता है, एग्रीकल्चर वगैरह में भी इसका यूज कई बार किया जा सकता है। बाकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ट्रांसपोर्ट और ये सारी चीजें हम लोग आराम से देख सकते हैं, आपको लगे तो आराम से पीडीएफ से भी और देख लेना। इसके बाद में जो है अगला देखो, सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज इन अचीविंग द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। देखो अब यहां पर क्या है, टेक का आपको मतलब बिना उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं भाई। तो साइंस टेक तो नो डाउट, अब ऐसे तो है नहीं कि खाली जाओगे ही बिना साइंस टेक के पढ़े, तो आपको वो सारी चीजें लिख देनी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी और वो भी साइंस टेक के रूप में। मतलब उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, हालांकि इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पहले देखे गए एआई वगैरह का यूज वगैरह करके। तो पहली चीज तो ये बात तो सत्य है कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को अगर मैं देखूं तो किसके अंदर क्या आ सकता है भाई, रिमोट सेंसिंग है, जीआईएस सिस्टम्स होते हैं हमारे, है ना, वेदर डेटा, ग्राउंड ऑब्जर्वेशन, सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे मैं आगे जाऊंगा कि भाई इंडिया में तो हाँ, इंडिया में काफी मदद हो रही है इन सब चीजों को लेके, तो उसको लेकर अब देखो ये क्वेश्चन में आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे अगर आपने कुछ भी केस स्टडीज नहीं लिखी, कुछ भी एग्जाम्पल नहीं लिखे। तो रोल क्या रहेगा इसका, तो सबसे पहली चीज की मॉनिटरिंग हम कर पाएंगे, सबसे बड़ी चीज क्रॉप की मॉनिटरिंग कर पाएंगे, वाटर का मैनेजमेंट हो जाएगा, लैंड मैनेजमेंट हो जाएगा, वेदर, तभी तो हम फूड सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे। तो सारे पॉइंटर्स बेनिफिट वाले हमने लिखे, लेकिन साथ में उनमें एक एक पॉइंट्स ऐड कर दिया कि भाई साहब
सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन से ये सब चीजें आराम से ट्रैकिंग हो सकती है। इसमें लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो सास्या करके जो था सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप मैपिंग सिस्टम, ठीक है, विद एक तरह से मशीन लर्निंग जिसे हम कह सकते हैं, उसके द्वारा सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है, जो एक तरह से अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट जो होते हैं एक तरह से हमारे, ठीक है, तो सैटेलाइट की मदद से हम लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की मदद से ये डेटा जो है इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बारे में हम, तो ये तो आप सोचो कहां मिला, तो ये करंट अफेयर है भाई शुद्ध रूप से, है ना। फिर वाटर मैनेजमेंट को देखो आप, तो सैटेलाइट बेस से हम ये भी चीज भी कर सकते हैं। लैंड मैनेजमेंट में इसरो का हम एग्जांपल दे सकते हैं। इनसेट 3D के बारे में हम बता सकते हैं कि इसके ऑब्जर्वेशन हमें वेदर बेस्ड फार्मिंग वगैरह जो है थोड़ा सा अर्ली वार्निंग्स वगैरह बता सकता है। ऐसे फूड सिक्योरिटी में फिर इसका रोल है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, हम कम से कम प्रोडक्शन की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत अंदाजा लग जाता है हमें, तो हमारी प्लानिंग वैसी सब कुछ ठीक हो जाती है। तो फसल मतलब फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस, भाई करंट अफेयर्स, तो ये चीज आप आराम से इसमें ऐड कर सकते हो। यील्ड का एस्टिमेशन जो है, जियो क्रेस्ट, जियो स्पेशली क्रॉप एस्टिमेशन, सैटेलाइट बेस्ड मॉडल इंप्रूव यील्ड एस्टिमेशन, इसका ये वाला एक हम लोग कंटेंट जो है इसमें यूज कर सकते थे। एक दो भी यूज हो जाएंगे तो भी आपके मार्क्स मतलब पक्के हो जाएंगे। अब मैंने इतनी सारी चीजें तुम्हारे लिए क्यों ले आया भाई? जो अगले साल एग्जाम दे रहे हैं आपको तैयार होना पड़ेगा कि इस लेवल की सब टेक्नोलॉजी वन लाइनर्स में कम से कम अपने को पता हो, दैट्स इट। खूब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, वन लाइनर में भी अपना काम हो जाएगा, चाहे फिर इंश्योरेंस की बातें करें चाहे हम किस तरह से, ठीक है। तो दोनों चीजें अपने जो पूछी थी उन्होंने, अगर आप ध्यान दोगे तो देखो ना, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अचीव कैसे करेंगे हम लोग, और फूड सिक्योरिटी को। तो हमने सबसे पहले बात करी कि स्मार्ट एग्रीकल्चर किस तरह से रोल होगा इसका, और उसके बाद में फूड सिक्योरिटी को लेकर, है ना। अब इसके बाद में सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम द अटलांटिक रीजन टू द इंडो पैसिफिक रीजन। भाई साहब सीधी सी बात है कि आपका ये जो अटलांटिक रीजन वाला जो एरिया था, यहां से पैसिफिक रीजन की तरफ कैसे शिफ्ट हो रहा है, इधर इनफैक्ट आगे पूरा इन रीजन्स में, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में भी बात कर रहा है। तो आपको नो डाउट इधर के सारे कुछ पोर्ट्स वगैरह अगर हम लोग पढ़े तो उसके हम लोग आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने एक डेटा सेट लाया हूं, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे पता है ये याद नहीं आएगा वहां एग्जाम में, बट ठीक है, अगर किसी को आ रहा हो या इस तरह के डेटा सेट अगर आप तैयार कर सको तो बहुत अच्छी बात है। कि करीब करीब यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का एक रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2024 ये शो करता है कि एशिया हैंडल करता है लगभग 63% ऑफ ग्लोबल कंटेनर ट्रेड। इससे ये शो हो रहा है कि कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन काफी कंट्रीब्यूट करता है ट्रेड में, ये पहली चीज। और एक अंडरगोइंग ईस्टवर्ड रीबैलेंसिंग हम लोग देख रहे हैं, ईस्टवर्ड रीबैलेंसिंग, उधर से इधर की तरफ आती हुई चीजें हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या है ये। तो सबसे पहले कुछ एविडेंसेस देखें अगर हम, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सर बढ़ रही है। सबसे पहले अगर मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी तो नो डाउट मार्केट शिफ्ट होने ही होने, ठीक है। स्पेशली अगर मैं बात करूं, अगर ये ना भी दिखे तो पीडीएफ में आप लोग देख लेना, मैं बस आपको एग्जांपल दे देता हूं कि ये चीज देखी गई है कि मैन्युफैक्चरिंग हब काफी बढ़ते हुए जा रहे हैं। इनफैक्ट साथ में पोर्ट्स की एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, जिसमें हम स्पेशली बात करें सिंगापुर रीजन की, चाइना वाले क्षेत्र की, या जो स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है ना, इधर पूरा तुम इंडियन ओशियन से ही लगा लो आप, मैं तो कह रहा हूं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का वाले पॉइंट को भी। उसके बाद में जो शंघाई पोर्ट है, सिंगापुर वाले रीजन है, एशियन इकोनॉमीज जो आप नॉर्मली देखोगे तो उनका अपना खुद का लाइनर शिपिंग कनेक्टिविटी रूट्स बने रहे, और तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें धीरे धीरे जो है वो डेवलप हो गई हैं, और इसने कहीं ना कहीं इस ट्रेड को पूरा एक मेजर शिफ्ट देने में मदद करी है। चाइना की अपनी सेंट्रलिटी है, ट्रेड ग्रेविटी जिसे हम कह सकते हैं। तो चाइना, तभी तो आप अक्सर यूएस और चाइना के बीच में एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी को लेकर भी हम लोग देखने को मिल जाता है। तो कहने के लिए अगर मैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, एशियन को जोड़ दूं, साथ में इंडिया वाला एस्पेक्ट भी जोड़ दूं, तो मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और साथ में कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ा हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए सब कुछ हम लोग शिफ्ट देख रहे होते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के एस्पेक्ट्स को हम लोग देख सकते हैं, इंडिया वाला एस्पेक्ट भी इसमें चाहे तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या ड्राइवर्स थे? तो भाई सीधी सी बात है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स अक्रॉस ईस्ट एंड सदर्न एशिया हैज इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स मेकिंग द इंडो पैसिफिक मेजर। मैं वही कह रहा हूं कि अक्सर जो इजीनेस है चीजों की, अवेलेबिलिटी है, रेडी मार्केट है, पॉपुलेशन है, मार्केट इतना बड़ा, लोग कहते हैं ना कि इंडिया की कंपनी बाहर क्यों नहीं जा रही है ज्यादा। अरे इंडिया को ही देख लो आप, इंडिया में इतनी सारी जनसंख्या है, इतने सारे रीजनल स्तर हैं, तो अलग अलग कंट्री जैसा एक स्टेट हो गया है, मतलब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो। और फिर पोर्ट्स का भी मॉडर्नाइजेशन एक बहुत बड़ा
बेहतर रोल जो है वो प्ले कर रहा है। तो ये आराम से इसको आप पढ़ सकते हो। इंडिया की आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में भी बता सकते हो। इसमें कुछ इंडिया का डेटा भी मैंने आप लोगों के लिए अलग से प्रोवाइड कर दिया है, इंडिया के कुछ पोर्ट्स दे दिए हैं ताकि आपके लिए चीजें ईजी हो जाए। अगला कह रहा है कि एनालाइज द मेजर ड्राइवर्स ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया एंड देयर ज्योग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब भारत में हमने जो हमारा लैंड यूज था, जो भूमि जो थी, उसको कैसे हमने जो है थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, एंड देयर ज्योग्राफिकल कॉन्सिक्वेंस, उनसे क्या क्या। तो एक ही चीज में हम लोग सारी चीजें बताएंगे। इस तरह का ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ रखा है कि हाउ फॉर यू एग्री दैट द बिहेवियर ऑफ इंडियन मॉनसून हैज बीन चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप। तो मतलब ह्यूमंस के द्वारा क्या क्या चेंजेस हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के आसपास, जो है अक्सर तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन में मैं इजीली मतलब जो क्वेश्चन पूछा है उसको लेके कोई अगर डेटा सेट है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इंडिया इज रैपिडली अर्बनाइजिंग, ये चीज हमें मालूम है, शहरीकरण में बदलती जा रही हैं चीजें, जनसंख्या का एक बड़ा सा तबका जो है वो बदलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये चेंज सिर्फ ऐसा नहीं है, इसका चेंजेस हमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जगहों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अलग अलग सेक्शंस मैंने बनाए और क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से कि पहले हमने कहां चेंज कर रहे हैं वो, उसका एग्जांपल और उसका कॉन्सिक्वेंस इस तरह से सेट कर दिया ताकि आंसर जल्दी कनेक्ट हो जाए। कि भाई शहरीकरण है तो शहरीकरण से हमने देखा कि शहर पूरा आसपास के जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र थे वो गड़बड़ हो गए सब। एग्जांपल दिल्ली एनसीआर का दे सकते हो आप, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जितना भी जो लैंड मास परमिएबल था, जो आराम से पानी जो है अंदर तक चला जाता था, वो बिल्कुल जो है ऐसा कॉन्क्रीट सरफेस बन गए, फ्लड वगैरह सब कुछ बढ़ने लगी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो गया। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का है, इसका आप हिमालय का एग्जांपल ले सकते हो और उसके कॉन्सिक्वेंस में हैबिटेट जो फ्रेगमेंटेशन है वो वाला बता सकते हो। ऐसे माइनिंग की बातें कर सकते हो, माइनिंग से हमने जो हसदेव आरन छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दे सकते हो, कॉन्सिक्वेंस पूरा फॉरेस्ट जो है हमने चेंज कर दिया, ठीक है। एग्रीकल्चर की इंटेंसिटी बता सकते हो, पंजाब हरियाणा का उदाहरण दे सकते हो, कॉन्सिक्वेंस जो है उसका कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन के चक्कर में हमने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठा लिया। ऐसे कोस्टल डेवलपमेंट का उदाहरण दे सकते हो, मतलब मुंबई का एग्जांपल देके और वहां पे मैंग्रोव्स का एग्जांपल कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो भाई डेवलपमेंट हमको चाहिए, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी के साथ, ऐसा नहीं कि वो उस पे उसकी समस्या आने लगे। ज्योग्राफिकल सेंसिटिविटी को जो है हमें ध्यान में रखना होगा। ये कुछ क्वेश्चंस है, एक क्विक मैंने रिव्यू आपको डिटेल डिस्कशन भी जिसको आप कह सकते हो करा दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप इनको लिखें, ये पीडीएफ डाउनलोड करो और आराम से लिखना, इसका सारा कंटेंट मैंने दिया और ट्रस्ट में इतना भी तुम लिख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। अब मैं पीडीएफ जो दूंगा उसमें हिंदी में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इस प्राइस पॉइंट में सब्सक्रिप्शन आप तुरंत लें, इस तरह की डिटेल डिस्कशन से आपकी सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी तो मैं आपको पूरे पेड कोर्सेज में जो है सारी चीजें कवर कराते ही हूँ अच्छे से। सो समझते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग, चीजें प्रॉपर अच्छे से और कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।